वाले फिर से आरएसएस के सर कार्यवाहक बन गए हैं और दूसरी बार संघ के सर कार्यवाहक वो चुने गए हैं। नागपुर में चल रहे आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में उनके नाम पर मोहर लगी। दत्तात्रेय होसबोले 2027 तक सर कार्यवाहक रहेंगे। 2021 में भी होसबोले सर कार्यवाहक चुने गए थे। बता दें कि हर साल 3 साल में सर कार्यवाहक को लेकर चुनाव होता है। संघ में दायित्व के हिसाब से ये दूसरे नंबर की पोस्ट है। होसबोले कर्नाटक के रहने वाले हैं। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने महिला वोट बैंक को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए विशेष प्लान बनाया है। प्रधानमंत्री की जनसभाओं में मंच पर ज्यादा महिलाएं दिखेंगी। पीएम मोदी की जनसभाओं में महिलाओं पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं। पीएम मोदी की जनसभाओं के दौरान मंच की पहली और दूसरी लाइन में 3 या फिर 4 वरिष्ठ महिला पदाधिकारियों को बैठने के निर्देश दिए गए हैं। तो महिला नेताओं के ग्रुप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान और धन्यवाद देने को भी कहा गया है। तो महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। मंच पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो वहां पर बड़ी संख्या में आपको महिलाएं नजर आएंगी। और देखिए प्रियंका, महिला वोटर माना जाता है बीजेपी का और उसी पर फोकस करने के लिए खास रणनीति बनाई गई है। तो धुआंधार रैली प्रधानमंत्री आपको कुछ ही दिनों में करते हुए नजर आएंगे और इसमें महत्वपूर्ण बात यह होगी कि मंच पर यहां पर महिला पदाधिकारियों की संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी। एक बड़ा संदेश यहां पर महिलाओं के बीच, महिला वोटर्स के बीच बीजेपी की देने की कोशिश। वहीं प्रियंका, बीजेपी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज शाम माना जा रहा है कि उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है। और बीजेपी की तीसरी सूची में कई बड़े चेहरों के किस्मत का फैसला होगा। ऐसी चर्चा है कि बड़े पैमाने पर सिटिंग सांसदों के टिकट काट दिए जाएंगे। उनकी जगह नए चेहरे को जगह मिल सकती है, मौका मिल सकता है। बता दें कि बीजेपी ने अब तक अपने 276 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में 195 जबकि दूसरी लिस्ट में 72 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी और आज शाम तीसरी लिस्ट जारी होगी। तो सूचना है कि कई सिटिंग एमपीज के टिकट कट सकते हैं। इससे पहले जो सूचियां जारी की गई बीजेपी की ओर से, उस दौरान भी हमने देखा कि किस तरीके से जो वर्तमान के सांसद हैं उनके टिकट कटे और उसके बाद कुछ सांसद खफा भी हुए हैं और पार्टी भी छोड़कर चले गए। और चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से ही साफ हो चुका है कि अब सभी सियासी दलों के पास तूफानी प्रचार के लिए लगभग 4 हफ्ते का ही वक्त बचा है। लेकिन इस बीच देखना यह दिलचस्प है कि पीएम मोदी ने डंके की चोट पर फिर से कहा, इस बार 400 पार। मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है। आपके काम है मोदी उड़े गारंटी। 7 चरण में मतदान, जीत की 7 गारंटी। 16 मार्च को जिस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अपनी टीम के साथ लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत में 400 प्लस सीटें जीतने की गारंटी दे रहे थे। जबकि इंडिया गठबंधन का चेहरा बने राहुल गांधी और उनकी टीम सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची करने में लगे थे। जिस वक्त चुनाव आयोग 7 चरणों में मतदान कराने की घोषणा कर रहा था, उस वक्त एनडीए का चेहरा बने पीएम मोदी 7 रणनीतियों से विरोधियों को चित करने की गारंटी दे रहे थे। वहीं इंडिया गठबंधन ये तय नहीं कर पा रहा है कि वो किन मुद्दों पर एनडीए को चुनाव में हराने के दावे करे। 38 से ज्यादा दलों से बना एनडीए इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ रहा है। एनडीए का खुनबा बढ़ रहा है और इंडिया का खुनबा बिखर रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार भाई अनिल के एंटनी
आपकी सेवा के जज्बे से भरे हुए हैं। ऐसी ही फ्रेशनेस की केरला की पॉलिटिक्स को जरूरत है। इसलिए अब केरला के लोग भी कह रहे हैं, अब की बार 400 पार, अब की बार इत्तमणा नानूरिल अधिगम, इत्तमणा 40 का 40 मेरा लक्ष्य है। जो एक पिछले बार रह गया है वो कैसे लें, क्योंकि बिहार की जनता आज नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दी है और मुझे लगता है इन्होंने 2 चीज तो कर दिया। गरीब के लिए, सामान्य के लिए जो सबसे मुश्किल होता है, 5 किलो राशन और 5 लाख का इलाज। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब 543 सीटों पर चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब मतदान होने में बहुत कम वक्त बचा है, तो ऐसे हालात में भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंडिया गठबंधन के लिए क्या वाकई में फायदे का सौदा है, या फिर ये सिर्फ राहुल गांधी के चेहरे को चमकाने भर की कोशिश है? क्योंकि पीएम मोदी के तूफानी दौरे के आगे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व लगातार पिछड़ता जा रहा है। यही वजह है कि राहुल पीएम मोदी पर सटीक वार नहीं कर पा रहे हैं, जबकि पीएम मोदी पूरे इंडिया गठबंधन पर सीधा वार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया किया, स्टैंड अप इंडिया किया, मेक इन इंडिया किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सारा का सारा 2-3 अरबपति उठा के ले गए। नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग जरूर कर दी, टीवी पे उनका चेहरा जरूर दिखा दिया, मगर जो युवा हैं उनको ना स्टार्टअप मिला, ना मेक इन इंडिया मिला। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने दशकों तक देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीब के जीवन में कोई बदलाव आया क्या? कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। 400 प्लस की गारंटी, मोदी के 8 मास्टर स्ट्रोक। इंडिया गठबंधन में अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर आपस में इतने मतभेद क्यों हैं। कुछ जानकारों के मुताबिक कांग्रेस भी सभी राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह में नहीं है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कांग्रेस को अपने सर्वे में कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं जिसकी वजह से कांग्रेसी नेतृत्व को लगता है कि 24 के लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों को, खास तौर से मुस्लिम वोट बैंक से भरपूर वोट मिल सकते हैं। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट खिसकने के डर से इंडिया गठबंधन से किनारा करना बेहतर समझा। और अगली खबर बाड़मेर से है, जहां पर एक युवती ने घर से भागकर अपनी प्रेमी से शादी कर ली। इसके बाद परिवार वालों ने जब थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई तो युवती अपनी प्रेमी के साथ थाने बयान दर्ज करने के लिए पहुंच गई। समाज के लोगों की भीड़ पुलिस स्टेशन में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार दोनों युवक और युवती एक ही समाज से आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। चूंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है और पार्टियों ने चुनाव तैयारियों में अपनी जी जान झोंक दिया है। और न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी सभी 25 सीटें जीतेगी, साथ ही देश में एनडीए की 400 से पार सीटें आएंगी। ये बड़ा दावा किया गया किरोड़ी लाल मीणा की ओर से। तो एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, ये दावा कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा, कैबिनेट मंत्री। और मिशन 25 को लेकर लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से दावे किए जा रहे हैं।
लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक सरगर्मियां पूरी तरह परवान पर हैं। हम दौसा में हैं और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बस स्टैंड पर चाय की चुस्की लेने के लिए रुके हैं। हमसे कुछ राजनीतिक चर्चाएं करते हैं। सर, अब तो दौसा सीट पर तो करीब 1 महीने का समय है वोट का। किस तरह का माहौल है दौसा का और पूरे राजस्थान में क्या लगता है? दौसा ही नहीं, पूरा देश में माहौल राम में है। हमारे इलाके में ERCP में है, देश में CA और जो राष्ट्रीय मुद्दे जैसे राम मंदिर है, धारा 370 है, इनका जो तोहफा देश को नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उसकी लहर सर्वत्र देश में चल रही है। और मोदी जी जो कहते हैं अब की बार 400 पार, तो सपना देश की जनता पूरा करेगी। राजस्थान की 25 सीटों की बात करें तो इनका परिणाम आपके अनुसार क्या हो सकता है? क्या तीसरी बार भी 25 सीटें आएंगी या फिर इस बार कम हो सकती हैं? जब 400 पार की बात हो रही है तो राजस्थान निश्चित रूप से मोदी जी की झोली में 25 सीट डालेगा। कारण राम में राष्ट्रवादी माहौल और हमारा ये 13 जिले बल्कि 21 जिले मानो, यहाँ ERCP का ऐसा लाइफलाइन का प्रोजेक्ट मोदी जी ने 45,000 करोड़ में सैंक्शन किया है, जो 21 जिलों की प्यास को भी बुझाएगा और 2,10,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेगा। शेखावाटी में माहौल कुछ बदला है जब बीजेपी सांसद राहुल कसवा के कांग्रेस में जाने के बाद माहौल थोड़ा बदला है। क्या लगता है आपको? ये सोच है, इधर से चंबल आ रही है और राजस्थान के मुख्यमंत्री का पगफेरा कितना है कि चंबल के पानी की लड़ाई में 89 से लड़ रहा है। वो सपना हमारा पूरा हो गया। उधर से यमुना का 93 से लड़ाई चल रही है। भजन लाल जी कहते हैं यमुना का पानी भी शेखावाटी में 3 जिलों में आएगा, पूरी शेखावाटी में। तो पानी ऐसा सपना देश के प्रधानमंत्री ने शेखावाटी का पूरा कर दिया, पूरी राजस्थान का पूरा कर दिया, तो कोई इन चीजों से फर्क पड़ने वाला नहीं है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। और अगली खबर अलवर से है, जहां हरियाणा बॉर्डर पर स्थित खुंदरोठ गांव में पानी की समस्या का समाधान नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने मतदान के बहिष्कार की चेतावनी दी है। पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। तस्वीर आपके सामने है, जहां पर दरअसल आरोप यह है कि गांव में 2 महीने से पानी आ ही नहीं रहा है। स्थानीय सरपंच की दादागिरी के चलते ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले जनता से पानी की समस्या का समाधान करने का वादा किया गया, लेकिन बीजेपी नेता जसवंत यादव के जीतने के बावजूद 2 महीने से हम पानी के लिए तड़प रहे हैं, परेशान हैं और अब तो गर्मियां भी आ रही हैं। ऐसे में बड़ी दिक्कत होने वाली है। और अब आपको लिए चलते हैं बाड़मेर, जहां पर एक युवती ने घर से भागकर अपनी प्रेमी से शादी कर ली। इसके बाद परिवार वालों ने जब थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई तो युवती अपनी प्रेमी के साथ थाने में बयान दर्ज करवाने पहुंची। समाज के लोगों की भीड़ भी स्टेशन पर पहुंची। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों युवक और युवती एक ही समाज से आते हैं। पहले दोनों के ही परिवारों के बीच विवाद हुआ। युवक और युवती सगाई की बात उन तक पहुंच गई, लेकिन किसी कारणों के चलते सगाई नहीं हो सकी। प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। इसके बाद युवती ने घर से भागकर युवक से शादी कर ली। आज से 2-3 दिन पहले एक यहाँ बाड़मेर के परिजनों ने एक बच्ची की गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिस पर बच्ची और एक लड़का दोनों खुद स्वयं यहाँ पेश हुए, जिनकी अभी पूछताछ और बयान लिए जाकर आगे में कार्रवाई की जाएगी। चांदी जब्त की है। पुलिस की माने तो 113 किलो की चांदी जब्त की गई है। इसकी कीमत 71 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई बस आगरा से चूरू जा रही थी। वहीं जब बस मालिक से पूछताछ की गई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका। रात के समय टिकरी मोड़ के पास बस की जांच करते समय ये चांदी बरामद की गई। और प्रदेश में काली कमाई करने वाले लोक सेवक एसीबी की रडार पर हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली नई सरकार के गठन के बाद एसीबी ने घूसखोरों पर शिकंजा कसने के लिए नया रोड मैप तैयार किया। इस रिपोर्ट में देखिए।
काली कमाई पर कसेगा शिकंजा, घूसखोरों पर रडार रोड मैप तैयार, करप्शन पर एसीबी का एक्शन प्लान। एसीबी के डीजी राजीव शर्मा ने नया पदभार संभालते ही काली कमाई करने वालों पर एक्शन शुरू कर दिया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में एसीबी के डीजी राजीव शर्मा ने इस मुहिम को लेकर के कहा कि इस साल महज 2 महीने में 4 अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी की गई और उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए। इसमें बीकानेर के एक आबकारी अफसर और जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर का नाम शामिल है। इस वर्ष में हमने चौथी कार्रवाई की है। जो भ्रष्ट अधिकारी जो आय से अधिक संपत्ति के अर्जित करने के जो मामले सामने आते हैं, तो उस तरह की ये चौथी कार्रवाई, तीसरी और चौथी कार्रवाई है। और प्रयास ये है कि जो भी ऐसे अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं जो भ्रष्ट तरीकों से संपत्ति अर्जित करके और प्रॉपर्टीज या अन्य अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं, तो उनको चिन्हित किया जाके और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाए। प्रदेश में काली कमाई करने वाले लोक सेवक एसीबी के रडार पर है। प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली नई सरकार के गठन के बाद एसीबी ने घूसखोरों पर शिकंजा कसने के लिए नया रोड मैप तैयार किया है, जिसमें प्रदेश में आय से ज्यादा बेहिसाब चल अचल संपत्ति अर्जित करने वाले सरकारी अफसर और कर्मचारी हैं। साथ ही एक्शन प्लान के तहत एसीबी की इंटेलिजेंस विंग काली कमाई की जानकारी भी जुटा रही है। मैं चाहूँगा कि जागरूक नागरिक भी इस संबंध में हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है 1064 और व्हाट्सएप नंबर है 94 135 028 34, तो वो भ्रष्टाचार संबंधी जो भी उनके पास सूचना हो, चाहे वो उनके साथ उनसे सीधी तरह से संबंधित हो या ऐसी कोई सूचना जो उनके पास हो जो भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में हो, तो वो अगर मैं साझा करेंगे तो हम हमारी कार्रवाई और प्रभावी तरीके से कर पाएंगे। आने वाले दिनों में आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने वाले लोक सेवकों पर एसीबी का शिकंजा और बढ़ेगा, जिसके लिए एसीबी ने रोड मैप तैयार कर लिया है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और बढ़ते आगे, ये बात बार बार साबित होती आई है कि कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां हो, लेकिन हौसले ऊंचे हों तो कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। जयपुर की बेटी मोना अग्रवाल जो दिव्यांग हैं, मोना ने आज देश में बड़ा नाम किया है। दिल्ली में आयोजित हुई पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में मोना अग्रवाल ने गोल्ड जीतकर पूरी दुनिया को यह बता दिया कि उनकी टांगे उनके दौड़ने में बाधा नहीं बन सकती। मोना का जयपुर आने पर जोरदार स्वागत हुआ, तस्वीर आपके सामने है। और अब मोना का अगला निशाना पेरिस में पैरालंपिक पर है। शूटिंग करियर स्टार्ट किया है और 2 साल में इस मुकाम तक पहुंची हूँ। मुझे बहुत खुशी है। एकलव्य स्पोर्ट्स एकेडमी में जो हमारे कोच हैं उनका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे, और उनके सपोर्ट से आज मैं इतने कम समय में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाई, उसके लिए मैं बहुत सर मैंने कई सारे स्पोर्ट्स खेले हैं और मतलब मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग लास्ट में मैंने पाया कि शूटिंग बहुत परफेक्ट है, क्योंकि हमारे में अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी होती है। तो मैंने दिसंबर 2021 में शूटिंग स्टार्ट किया था। मैं आके हमारे कोच सर हैं योगेश सर, उनसे मिली थी, तो उन्होंने मेरे को शुरू से ही उस लेवल की तैयारी करवाई कि मैं आज इतनी जल्दी इस मुकाम पे पहुंच पाई। सर देखिए, एक्चुअली चैलेंज तो काफ़ी थे, क्योंकि एक तो नॉर्मल आदमी हो, एक फिर डिसेबल हो, तो काफ़ी सारी मेहनत भी लगी है। और बट ये है कि इनके पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा, इनका सपोर्ट रहा, और इन्होंने अच्छी खासी मेहनत की और मेंटली स्ट्रॉन्ग थे, और फिर इनकी मेहनत के साथ हमने अपनी मेहनत की और ये मुकाम हासिल। बूंदी शहर के आराध्य देव श्री चारभुजानाथ के यहाँ फाग उत्सव की धूम देखते ही बन रही है। फाग उत्सव मनाते हुए भक्तगण होली के रसिया में डूबे हुए हैं। बूंदी जिला में फाग उत्सव गांव-गांव ढाड़ी ढाड़ी में होली मनाया जा रहा है। सभी मंदिरों में श्रद्धालु की टोलियां होली खेल रही हैं। मंगल आरती के बाद केशव सुगंधित गुलाल पुष्प से परंपरागत होली मनाई जा रही है। बूंदी के आराध्य देव श्री चारभुजानाथ, रंगनाथ जी, गोपाल जी सहित कई मंदिरों में फाग उत्सव मनाया जा रहा है। सभी समाज के लोग उत्सव मनाते हुए चले जा रहे हैं। बता दें कि उत्सव के दौरान भगवान के भजनों के साथ होली के रसिया गीत भी गाए जा रहे हैं।
I don't know what to say. Beautiful celebration. Amazing. Yeah. और अगली खबर जैसलमेर से अजमेर से है, माफ कीजिएगा, जहां पर JLN अस्पताल में इन दिनों चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद ना अस्पताल प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना ही पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है। तो बीते दिनों अस्पताल में भर्ती मरीज के बेटे ने बताया कि वो अपने पिताजी को लेकर परेशान थे। अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए पहुंचे थे, जहां से उनका पैसा और मोबाइल गायब हो गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।